Hi friends, good morning to all of you, and this is the first class of 10th session which is going to be the real number. शायद आप रियल नंबर 9th ग्रेड में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको एक क्विक ग्लांस दे देता हूं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो आप देखेंगे एक नंबर लाइन जिसके कि सेंटर में 0 होता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज अप टू इन प्लस इंफिनिटी, और नेगेटिव साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज अप टू माइनस इंफिनिटी। इन नंबर्स में जो आप राइट हैंड साइड में नंबर देख रहे हैं एक्सक्लूडिंग 0, वो सारे के सारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूं इन नेचुरल नंबर्स में तो वो हो जाते हैं होल नंबर्स। और अगर मैं सारे के सारे नंबर्स जो कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हैं उनको इंक्लूड कर लूं, वो हो जाते हैं इंटीजर्स। और इनके अलावा 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनेटेसिमल नंबर्स हैं, जैसे कि 3/2, 5/4, 7/6 एंड सो ऑन, जिनका बेसिकली 1 to 1.2 के बीच में है, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। उन सबको भी अगर मैं मिला लूं तो वो नंबर हो जाते हैं रैशनल नंबर्स। और इनके अलावा बहुत से नंबर ऐसे हैं जिनको कि आप फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जस्ट टू एक्सप्लेन अगेन, सारे रैशनल नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा नॉट डिफाइंड। तो ये सारे के सारे नंबर आपके रैशनल नंबर हैं। इनके अलावा कुछ और नंबर ऐसे हैं जिनको कि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। लिटरली ये इर्रेशनल नहीं है, पर इनका नाम इर्रेशनल नंबर्स है, जैसे कि √2, √3, पाई, √5 एंड सो ऑन। तो ये सब मिलकर के आपके बनाते हैं रियल नंबर्स। आई होप ये ब्रीफ रिकैप आपके लिए क्लियर होगा। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि नंबर सिस्टम में या अरिथमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन उससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट मैं एक रिवाइज करने के लिए आपको दोबारा बताना चाहूंगा, जो है नंबर्स को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर्स को हम सिर्फ इन्हीं तरीके से डिवाइड करते हैं, ये भी एक वे है कि नंबर्स को डिवाइड करने का। जो तरीका है नंबर्स को डिवाइड करने का वो है कंपोजिट नंबर्स, और दूसरा है प्राइम नंबर्स। पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके की सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। 2 के फैक्टर्स क्या है? 2 × 1, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। 3 के फैक्टर क्या है? 3 × 1, 5 के 5 × 1 एंड सो ऑन। लेकिन इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके की उस नंबर और 1 के अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि 12, 15, 24। और अगर हम देखें तो 12 के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनको कि हम कर सकते हैं 12 × 1, 6 × 2, 4 × 3 एंड सो ऑन। सिमिलर वे में 15 के फैक्टर्स हो सकते हैं 5 × 3, 15 × 1, 1 × 15 एंड सो ऑन। तो ये है डिफरेंस कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बीच में। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया क्यों? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने के लिए आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का पता होना बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 is either a prime or a product of primes। हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसको ठीक से। Its factorization is unique except for the order in which the factors are listed। अब देखिए इसके अंदर कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी हैं। ग्रेटर देन 1, प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यूनिक ऑर्डर। इसमें हम देखते हैं क्या है इसका मतलब ये है कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो। हम एग्जांपल लेते हैं फिर से 12 जो कि 1 से बड़ा है, इज आइदर अ प्राइम। ठीक है, हम एक प्राइम नंबर भी लेके चलते हैं 7।
इज अ प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये है प्राइम और ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम कैसे है, इसका है 1 into 7 और इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या है 2 into 2 into 3 into 1। इस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स आर लिस्टेड। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। 1 into 7 के अलावा, इसके अलावा और किसी का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। सिमिलर वे में 12 का 2 into 2 into 3 into 1, इसके 12 के अलावा इसका और किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए ये जो है एक यूनिक है। और ऑर्डर डजंट मैटर बिकॉज इट कैन बी 2 into 3 into 2 into 1, इट कैन बी 1 into 2 into 2 into 3, इट कैन बी 3 into 2 into 2 into 1, एनीथिंग। इसलिए द ऑर्डर इन विच द फैक्टराइजेशन आर लिस्टेड आर इममटीरियल। और फिर हमने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि 14,535 का हमने फैक्टराइजेशन करने का ट्राई किया। 14,535 के काफी सारे फैक्टर्स हैं, 3 into 3 into 5 into 17 into 19। इसी को हम डिफरेंट ऑर्डर में लिखें, 3 into 3, 5 into 7 into 19, 5 into 19, 17, 3 into 3, सब के सब सेम हैं, बस इनका ऑर्डर डिफरेंट है, विच डज नॉट मैटर। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके अंदर ये कहती है कि कोई भी नंबर जो कि 1 से ज्यादा है या तो प्राइम है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है और उसके जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक हैं, लेकिन उन फैक्टर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफाइन करती है कि किसी भी नंबर को आप किस तरह से ब्रेक करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है एलसीएम और एचसीएफ। ये भी आप 9th ग्रेड में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको रिवाइज करते हैं। एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप देखेंगे इसके अंदर है लोएस्ट वर्ड, इसके अंदर है हाईएस्ट वर्ड। फन फैक्ट, जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि एलसीएम जो है लोएस्ट वर्ड वाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो ये काफी छोटा नंबर होगा, लेकिन एचसीएफ जिसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट वर्ड है इसके अंदर, इसलिए काफी बड़ा नंबर होगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी गलत थी उस समय, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दो इसके अंदर लोएस्ट वर्ड है, लेकिन ये एक बड़ा नंबर होता है दोनों नंबर से जिनका कि आप एलसीएम या मल्टीपल नंबर जिनका कि आप एलसीएम निकाल रहे हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक बहुत ही छोटा नंबर होता है रादर देन ऑल दोज नंबर्स जिनका कि आप एचसीएफ निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन जो कि एलसीएम और एचसीएफ की है। ये बुक की लैंग्वेज है इसलिए मैं इसको सीधे सीधे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इनको हम इजी वे में कैसे समझ सकते हैं वो मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इट्स इन्वॉल्व्ड इन नंबर्स। ओके, तो पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम को समझते हैं एग्जांपल की तरह से, दो नंबर जिनका कि हमको एलसीएम निकालना है, मान लीजिए 20 and 60। अगर इनको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5, और इसको लिख सकते हैं हम 2 into 2 into 5 into 3। अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 raised power 2 into 5 raised power 1। ये हो जाएगा 2 raised power 2 into 5 raised power 1 into 3 raised power 1। और अगर आप देखें जो डेफिनेशन वहां पे थी, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर मतलब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 2 raised power 2 is the greatest, 5 raised power 1 is the greatest, जो कि ऑलरेडी यहां पे कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा 3 raised power 1 भी बचा हुआ है, तो यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 2 raised power 2 into 5 raised power 1 into 3 raised power 1, which is nothing but 4 into 5 into 3 equal to 60। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक तरीका और है जो कि प्राइम मेथड फैक्टराइजेशन है, वो भी हम देखते हैं। उसके लिए हमको इस तरह से एक बॉक्स बनाना होगा। यहां पे लिखिए आप नंबर 20 और 60। इसको आप डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए स्मॉलेस्ट प्राइम पॉसिबल नंबर से। जो प्राइम पॉसिबल नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा पहले वो होगा 2।
ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30। फिर देखिए कि ऐसा कौन सा पॉसिबल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकता है। फिर से आता है 2 और ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 15। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 5 1 3। क्या इसके बाद कोई और कॉमन प्राइम नंबर है जो कि इन दो नंबर को डिवाइड कर दे? नहीं। तो यानी कि जो इसका एलसीएम हो गया वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3। दैट मीन्स 60। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन वेद के थ्रू क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में आपसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम पूछा जाता है तो आपको यह मेथड यूज करना है जिससे कि आप एलसीएम निकाल सकें, और ये पूरा का पूरा स्टेप है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी कि जो उनके कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर। हम एग्जांपल समझते हैं इसको, जो है 240 एंड 64। हमको देखना होगा कि इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। पहला कॉमन फैक्टर है ऑब्वियसली 2, 120, 32। नेक्स्ट इज अगेन 2, 60 एंड 16। फिर से हो जाता है 2, 30 एंड 8। एक और 2 जाता है 15 एंड 4। अब इसके बाद देखिए कि कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बचा है। तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 into 2 into 2 into 2 which is 2 raised power 4, that means 32। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ क्या होता है। अब हम इस मेथड के बाद देखेंगे कि एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका क्या है, जो कि है डिवीजन मेथड या यूक्लिडियन मेथड। हम एग्जांपल लेते हैं एक नंबर का जो है 404 और 96, और उसके लिए हमको लिखना होगा 404 एंड 96। अब डिवाइड कीजिए 404 को 96 से, 4 396, आंसर आएगा 8। अब वापस जो आपका डिवाइजर था उसको लिखिए यहां पर, और अब डिवाइड कीजिए फिर से डिवाइजर को 8 से, जो कि आपका रिमाइंडर आया था, यह आएगा 1296। आपको यह स्टेप तब तक करते रहना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जिस स्टेप पे जाकर के आपका रिमाइंडर 0 होता है, जो डिवाइजर आपके पास उस समय था वही डिवाइजर आपका एचसीएफ है। यह है डिवाइजर मेथड, डिवीजन मेथड या यूक्लिडियन मेथड। अगर एग्जाम में आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आता है एचसीएफ फाइंड करने का, तो आपको इस मेथड से यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिर्फ उन केसेस के लिए होता है जहां पे कि आपको फैक्टर करना काफी इजी होता है और वो काफी इंट्यूटिव होता है, लेकिन जहां पे कि नंबर बड़े हो जाते हैं उन केसेस में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली एचसीएफ नहीं निकाल सकते। तो उस केस में हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड, जिसको कि यूक्लिडियन मेथड भी कहते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आपको एक चीज बता दूं कि एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर आप कभी एचसीएफ या जीसीडी ये टर्मिनोलॉजी सुने तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजी सेम होती है। अब इसके बाद हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ फॉर्मूला देखते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा शायद 9th ग्रेड में, लेकिन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपने नहीं पढ़ा है। इस पे श्योर एंड शॉर्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। एग्जाम्पल लेते हैं इजी, 60 एंड 20।
इसका एलसीएम हो गया 2 into 2 into 5 into 1 into 3 is 60 is your LCM, while 2 into 2 into 5 that means 20 is their HCF. देखते हैं कि ये फॉर्मूला और ये टर्म जो हमने यहां पे कैलकुलेट की है ये एक्चुअली सही होती है या नहीं। तो LCM यानी कि 60 multiplied by HCM which is 20 is equal to 20 into 60। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि LCM into HCF इज नंबर 1 into नंबर 2 किस तरह से हेल्पफुल होता है। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं कि LCM of a number is 20, HCF of the two number is 2, if one of the number is equal to 5 please find the other number। तो इसमें क्या करना होगा 20 into 2 is equal to 5 into x। From this x is equal to 20 into 2 by 5, that means x is equal to 8। So other number is equal to 8। लेकिन ध्यान रखिए LCM into HCF is equal to नंबर 1 into नंबर 2 सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल होता है जहां पे आपके पास दो नंबर हो। आई होप आपको ये फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है LCM, HCF या फिर थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, क्या क्लियर नहीं हुआ है। मैं आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि P by Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी 9th ग्रेड में पढ़ चुके हैं और अगर आपको ये चीजें रिवाइज करनी है तो आप मेरा 9th ग्रेड का वीडियो भी देख सकते हैं। उस पर मैंने पूरा का पूरा इरेशनल नंबर एक्सप्लेन किया है। यहां पे 10th ग्रेड के स्कोप में आपके पास दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको लर्न करनी है 10th ग्रेड में वो है थ्योरम, और सेकेंड थिंग वो है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि √2, √3, √2 - 5 ये इरेशनल नंबर्स हैं जो कि प्रूव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पर। क्या है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कैसे हम प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। लास्ट क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कर चुके हैं। अब हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट और वो पार्ट है 1.2। थ्योरम 1.2 कहती है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, मतलब P अगर एक प्राइम नंबर है एंड P डिवाइड्स a स्क्वायर then P divides A also provided P is a positive integer। 5 सेकेंड्स के लिए इस डेफिनेशन को देखिए, दोबारा पढ़िए और समझने का ट्राई कीजिए डेफिनेशन क्या कह रही है। इसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। ओके, हम देखते हैं एग्जांपल। लेट P बी अ प्राइम नंबर। मान लीजिए P इज इक्वल टू 2 विच इज अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो A स्क्वायर हम लेते हैं 36 विच P डिवाइड्स। तो A कितना होगा, A होगा 6। अब हम देखते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यू इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में रखते हैं। P बी अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, यस। 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, यस। देन 2 डिवाइड्स A ऑल्सो, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स 6 ऑल्सो where A is a positive integer, यानी कि 6 जो है पॉजिटिव इंटीजर है। That's correct। पर क्या ये फ्लूक है या सही में ये करेक्ट है? एक और एग्जांपल्स देखते हैं। Let P is equal to 5, A square is equal to 625, then A will be equal to 25। तो हम देखते हैं कि क्या यह पर्टिकुलर डेफिनेशन इस नंबर पे भी एप्लीकेबल होती है। A स्क्वायर है 625, P जो कि प्राइम नंबर है उसको डिवाइड करता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आर करेक्ट। और सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट कि P जो है यानी कि 5 जो है वो A को भी डिवाइड करता है, वो भी करेक्ट है। और A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 25 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। That means this particular theorem is correct। तो यानी कि ये थ्योरम 1.2 जो हमने पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सेकंड पार्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ऑब्वियस सा है,
राइट? ये पर्टिकुलर थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज हम समझेंगे अब जब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की, और हम प्रूफ करेंगे कि √2, √3, √5 ये इर्रेशनल नंबर हैं। अगर हैं तो कैसे? तो हमको प्रूव करना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, और इसको प्रूव करने के लिए जो चीज हम यूज करेंगे उसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि हम कुछ चीज एज्यूम करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है। कंफ्यूज्ड? इट्स ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। मैं समझाता हूं कि प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का पहला स्टेटमेंट होता है कि मान लीजिए √2 इज अ रैशनल नंबर। अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूफ करने के लिए हमको इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करना होगा, और यही है प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गलत प्रूफ करना। मान लीजिए √2 इज इक्वल टू R/S। R/S, R क्या है? R और S, R को प्राइम। क्या आप जानते हैं को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कि 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, जैसे कि 23 एंड 29 आर को प्राइम, 6, 25 आर को प्राइम, 100 एंड 9 आर को प्राइम। इन नंबर्स में जो भी पेयर है इनमें से इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। अब हमने देखा कि √2 इज इक्वल टू R/S। हम क्या करेंगे इसको? S √2 इज इक्वल टू R। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा S² इंटू 2 इज इक्वल टू R²। ओके, अब आप सोचिए जो थ्योरम हमने पढ़ी थी पहले, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर कोई P नंबर R² को डिवाइड करता है तो वो R को भी डिवाइड करेगा। अब इसके अंदर आप देखिए कि 2 R² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 जो है वो R² का एक फैक्टर है, तो 2 R का भी फैक्टर होगा। समझिए मैंने क्या कहा है। इस थ्योरम के हिसाब से P R² का फैक्टर है तो R का भी फैक्टर होगा। इस हिसाब से 2 अगर R² का एक फैक्टर है तो 2 R का भी फैक्टर होगा। दैट मीन्स 2 विल बी डिवाइडिंग R, मतलब 2 R का एक फैक्टर है। आई होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए और मैं आपको इसको बेटर वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखनी है जो थ्योरम हमने पहले पढ़ाई थी कि अगर P R² का फैक्टर है तो वो R का फैक्टर भी होगा। उसी बेसिस पे हमने ये स्टेटमेंट लिखी है 2 विल बी डिवाइडिंग R। अब अगर 2 R को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू सम C टाइप ऑफ 2, यानी कि R इज इक्वल टू 2C। अगर R 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में आ रहा होगा। अब 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 सम नंबर मल्टीप्लाइड विल बिकम R। हम उस सम नंबर मल्टीप्लाई को ले लेते हैं C। दैट मींस R इज इक्वल टू 2C, यहां पे कि C इज इक्वल टू एन इंटीजर। आई होप आपको यह चीज इसके बाद क्लियर हो गई होगी। लास्ट पेज से हम ये दो चीजें लेके आए हैं कि √2 हमने एज्यूम किया था R/S, और हमने फाइनली पूरा का पूरा डेरिवेशन करके निकाला कि R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 से R आता है। अब ये वैल्यू R की हम इस इक्वेशन में इनपुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू 2C/S। अगेन वी स्क्वायर इट, लेकिन उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं S√2 इज इक्वल टू 2C
इज इक्वल, दैट मीन्स इंप्लाइज कि अगर दोनों को हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाता है 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, विच बेसिकली इज s स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब हम वापस अपनी थ्योरम पे जाते हैं और वो थ्योरम कहती है कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। यानी कि अगर 2s स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2s को भी डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स s कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमको अंडर रूट 2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हमने दो चीजें प्रूव की हैं कि 2 विल बी डिवाइडिंग r, दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ r, और सेकेंड चीज जो हमने डिसाइड की है वो है s कैन बी डिवाइडेड बाय r, दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ s ऑल्सो। सो सिंपल, 2 is a factor of r and s both। सॉरी, वो रैंड्स हो गया है, पर वो r and s है, आप समझ गए होंगे वो चीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखे देखिए एक बार, और इसके बाद हम इस स्टेटमेंट को कंक्लूड करेंगे। 2 is a factor of r and s both। मैं जाता हूं वापस शीट पर और वहां देखते हैं कि हमने एक लाइन लिखी थी, जो लाइन थी R and S आर कोप्राइम। इसका मतलब यह है कि R and S का और कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। पर ये क्या, यहां पे हम देख रहे हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ R and S बोथ। ये कैसे हो सकता है? दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जहां पे कि हमने कहा कि R और S दोनों के दोनों को प्राइम है, लेकिन हमने वापस प्रूव कर दिया कि 2 R और S दोनों का एक फैक्टर है। इसका मतलब वो दो नंबर को प्राइम नहीं है। तो जो हमने एजम्पशन लगाया था वो हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, और इसी के साथ हमारा ये प्रूव हो गया। तो अंडर रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये थ्योरम 1.2 समझ में आ गई है तो ये चीज भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखिए, ये चीज एग्जाम्स में आई हुई है, जहां पे कि उन्होंने कहा है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इनको प्रूव कीजिए कि एक इर्रेशनल नंबर है। जिस तरह से अंडर रूट 2 को हमने प्रूव किया है, मैं चाहता हूं कि आप घर पे बैठ करके अंडर रूट 3 को भी उसी तरह से प्रूव करें और देखें कि किस तरह से सिमिलर आउटकम आता है, और आप प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से ये प्रूव कर देते हैं कि अंडर रूट 3 भी एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने दो एग्जांपल लिए हैं, 5 माइनस अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2। हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों नंबर इर्रेशनल है। हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। यहां पर हम यूज करेंगे प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम प्रूव करेंगे कि 5 माइनस अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2 ये दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर है। एज्यूम कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 2 is a rational number, that is a by b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0। इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5b माइनस b अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा 5b माइनस a इज इक्वल टू b रूट 2। दैट मीन्स अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 5b माइनस a बाय b। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि 5b माइनस a बाई b एक रैशनल नंबर है। पर ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 तो एक इर्रेशनल नंबर है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और ये प्रूव हो गया है कि जो हमने पहले एजम्पशन लिया था कि 5 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a बाई b, ये भी गलत है। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3/√2 का। सिमिलर वे में हम पहले एज्यूम करते हैं कि 3/√2 एक रैशनल नंबर है, तो हम लिखते हैं 3/√2 is equal to a by b, where again a and b are co-prime and b is not equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाता है √2 is equal to a by 3b. अगेन इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि a by 3b एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम फिर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 तो एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब ये भी गलत है, और इसका मतलब 3/√2 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 5 - √2 या 3/√2 प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो सीधे बस ऐसे मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपने कहीं पे प्रूव नहीं किया यहां पे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो पहले आपको यह प्रूव करना है कि जो भी टर्म आपकी √√ के अंदर है वो इर्रेशनल नंबर है। ये √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। तो जो हमने पहली वाली 1.2 के बेसिस पे ये प्रूव किया था कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, आप पहले वो प्रूव कीजिए, उसके बाद उस फैलेसी के बेसिस पे ये निकालिए कि ये पर्टिकुलर टर्म या ये पर्टिकुलर टर्म आपकी इर्रेशनल नंबर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये था इर्रेशनल नंबर, और इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स का, वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बाद, जो कि है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 2, वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय।